हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर में कवर कर लिया था अपने संवैधानिक प्रभाव हमारे व्यवसाय के ऊपर, यानी कि बिजनेस इंप्लीकेशंस क्या रहती हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर से मैं आशा कर रहा हूं कि आपने वो रिवाइज जरूर कर लिया होगा, और अगर उसमें से कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे वो बता सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स को दोबारा से आपके लिए रिवाइज कर दूंगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम अपने अगले टॉपिक पर आज स्टार्ट करेंगे जो कि है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इसके अंदर हम कवर करेंगे प्राइमरीली अपना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो फेमा कहलाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चैप्टर नंबर 4। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि पहले समझ लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमारे पास बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं हमारे इंडियन स्टेट से बाहर, यानी हमारी जो बाउंड्रीज है, नेशनल बाउंड्रीज है, उनके बाहर से जो हमारे पास पैसा आ रहा है, वो चाहे टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, अगर वो बाहर से आ रही है यानी कि हमारी बाउंड्रीज से बाहर से कहीं से आ रही है तो उसका नाम दिया जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के समय इंडिया टेक्नोलॉजिकल बेस एंड डोमेस्टिक सेविंग्स वर बोथ वीक एंड स्टेगनेंट। तो इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल बेस था, यानी कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी उस वक्त प्रेवलेंट थी, और जो हमारी सेविंग्स थी यानी कि हमारे पास जो पैसा था, कैश रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, वो सारी उस वक्त बहुत कमजोर हालत में थी। वो चीजें हमारे पास उस वक्त बहुत कम थी। Therefore, India adopted an import substitution and encouraged foreign private capital and technology as element of a strategy for industrial development। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास हमने ये डिसाइड कर लिया, हमने ये देख लिया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की भारतीयों के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्नोलॉजी के ना होने की वजह से वो कम है। हमारे पास जो कैश रिजर्व है वो बहुत कम है, हमारी देश की जो नेशनल सेविंग्स होती हैं वो बहुत कम है। तो ये सारी चीज हमने ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा बाहर से अपने देश को जो है बाहर की तरफ खोला जाए हमारी एलपीजी पॉलिसीज के द्वारा, ताकि बाहर से भी कुछ पैसा यहाँ पर लाया जा सके, बाहर से भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सके, बाहर से जो टेक्निकल नो हाउ है उनको ऑपरेट करने के लिए यानी कि जो नॉलेज है वो भी हमें दी जा सके। Foreign investment is seen as a means to supplement domestic investment for achieving a higher level of economic development। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक छोटा इंडिकेटर आपका घर से ले लीजिए, क्योंकि आप भी एक माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट है, आपका घर जो है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट है। तो वहां से आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आपके घर की जो इनकम बढ़ती जाती है उसके साथ साथ आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि आपके पास जो मोबाइल फोन्स है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के आने लग जाएंगे, आपके जो पहनावा है यानी कि आपकी क्लोथिंग है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी, आपका जो खाना है, आपका हाइजीन है वो बेटर बेटर होता जाएगा। तो सिमिलर फंक्शन जो परफॉर्म किया वो किसने किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने, कि जो एज अ सप्लीमेंट टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की जो डोमेस्टिक आ रहा है वो तो ठीक है, सप्लीमेंट क्या होता है कि एक एडिशनल चीजें उसके अंदर ऐड कर देना। जैसे आप सप्लीमेंट्री फूड्स लेते हैं, सप्लीमेंट्री वाइटामिन लेते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जो वाइटामिन आपको प्राइमरीली आपके खाने से मिल रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अदरवाइज भी आप एडिशनली वो चीजें कंज्यूम कर सकते हैं बाय यूजिंग मेडिसिन या जो उनकी टैबलेट्स वगैरह आती हैं। वैसे ही सप्लीमेंट्री यहाँ पर कि भाई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, उसको एक सप्लीमेंट मिल जाएगा अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं अपने देश के अंदर। और उससे फिर क्या होगा, क्योंकि हमारे देश में अब पैसा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हमारे देश में पैसा बढ़ रहा है तो हमारे देश की जो रिसोर्सेज हैं वो भी इंप्रूव होती जा रही हैं। हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम ज्यादा पैसा लगा पा रहे हैं, हम एजुकेशन के ऊपर ज्यादा बजट एलोकेट कर पा रहे हैं, हमारी अपनी डिफेंस है, रिसर्च है, उन सब चीजों पर हम ज्यादा पैसा एलोकेट कर पा रहे हैं। तो इससे ओवरऑल होता क्या है, इससे होता है कि हमारी जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारी आर्थिक स्थिति है वो इंप्रूव करती है, वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ग्रोथ रेट जिसको बोला जाता है वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इट बेनिफिट्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज वेल एज इंडियन कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हाँ, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सबसे प्राइमरी जो एक वो होता है इंडिकेटर होता है आपके ग्रोथ का, वो आपका टेक्नोलॉजी ही बनता है। जितना आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, जितना आप अपने नए नए कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है, मिलिट्री डिफेंस है, स्पेस रिसर्च है, उनके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बजट एलोकेट करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं एन इन्वेस्टमेंट इज अ कंट्री, एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री बाय इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर कंट्री, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना। देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, और फॉरेन क्या होता है, जो हमारी बाउंड्रीज से, हमारी इंटरनल जो बाउंड्रीज हैं, जैसे कश्मीर से लेके जो कन्याकुमारी तक हमारी बाउंड्रीज हैं, प्रॉपर शेप जो है वो हमारी है, उसके बाहर की जो दुनिया है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एलियन लैंड है या फॉरेन लैंड कह सकते हैं आप उसको। तो वहां पर बैठा कोई एक व्यक्ति या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री की किसी सेक्टर के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करती है, पैसा डालती है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट, या वो एक डेवलपिंग उसके लिए पर्पस के लिए वहां पर इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या होता है, वो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन फाइनेंस जो है उसको कह सकते हैं। और फॉरेन इज इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल फाइनेंस उसको यहां पर टर्म दे दिया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द आउटकम ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट
ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स एंड होस्ट कंट्री। तो कहने का मतलब है जो एफडीआई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक आउटकम है बाहर की एजेंसीज, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के इंडिविजुअल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उनका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है जो वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, और इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, FDI is defined as an investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of the investor. Other than that of the investor का मतलब क्या है कि जहां पर जो इन्वेस्टर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए वो यूएसए में बैठा है, तो अदर देन यूएसए यानी कि जहां वो इन्वेस्टर बैठा है उसके अलावा कोई फॉरेन लैंड है और वो वहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यानी कि इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, या उसकी इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। The investor purpose is to have effective voice in the management of an enterprise। देखिए इक्विटी शेयर्स का तो पर्पस, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वो राइट होते हैं, राइट टू दी मैनेजमेंट, कि आपको मैनेजमेंट के अंदर पार्ट बनने का, उसको वोट करने का, उसके अंदर अपनी वॉइस हर्ड करने का, वो सारा एक राइट मिल जाता है, तो वो चीजें यहाँ पर अचीव की जा सकती हैं। नीड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नीड क्या है, जरूरतें क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की? तो अभी हमने एक मीनिंग में ये आइडिया जरूर ले लिया था कि हमारा जो भारत का आर्थिक स्थिति थी शुरू में इंडिपेंडेंस आजादी के समय पर 1948 1949 उस टाइम के अराउंड हमारी स्थिति जो है बहुत कमजोर थी, बहुत जो है वीक पोजीशन के ऊपर उस वक्त हमारी पोजीशन सिचुएशन थी। तो हमें जो वहां से नीड जो है वो हमें दिखाई दी कि हमारे पास जो है इंटरनल इतना पैसा नहीं है कि हम वो सस्टेन कर सके, वो इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल फोर्सेज वो सस्टेन कर सके, या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसका विजन लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने, हमारे देश की आजादी के फ्रीडम फाइटर्स ने, वो अचीव कर पाए, उसको मटेरियलाइज कर पाए। तो वो चीजें क्या बनी? हमारी जरूरतें बन गई। तो वही यहां पर बताया गया है। जनरली a foreign investment is motivated by a private gain, but it has many benefits of a less developed country if proper caution and care are exercised while investing a foreign investment। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक के अंदर। क्या होता है कि जब आप किसी लेस डेवलप्ड या आपसे कम डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे, यूएसए अपने आप एक डेवलप्ड नेशन है, वो अपने पीक पे है, वो ना उससे ऊपर जा सकता है, और उसको वहां से नीचे आने में भी पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी, आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक वो नीचे आएगा तब तक हम जो है कुछ तो उस तरह की चीजें यहाँ होती रहती हैं। अब आप देखिए ना 2008 के अंदर जो है यूएसए में जो बैंक्स हैं वो कुछ बैंक हो गए थे, और यूएसए में बैंक हुए तो पूरे दुनिया भर को जो है उसके अपने शेयर मार्केट्स क्रैश हो गए, उसके कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो गई थी। तो यूएसए अपने आप में एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उसको कंपीट करना, उसको उसके साथ कंपेयर करना अपने आप में जो है बहुत बड़ी टास्क बन जाती है। तो वही बात कही जा रही है कि आप वहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे में ग्रोथ या डेवलपमेंट जैसी कोई चीजें है ही नहीं, क्योंकि वो चीजें डेवलपमेंट कहां होती है? जहां डेवलपमेंट का स्कोप होता है। ग्रोथ कहां होती है? जहां ग्रोथ का स्कोप होता है। और एक डेवलप्ड कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल अचीव कर चुकी है, आप बताइए क्या वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना एक सुटेबल डिसीजन होगा या नहीं होगा? वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मैं आपको बताता हूं कि वो नहीं होगा इन कंपैरिजन टू अ डेवलपिंग कंट्री, अगर आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल कहां है? जो चीज अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। आप एक मेच्योर इंसान को लीजिए और आप एक इन्फेंट बच्चे को या एक टीनेजर को लीजिए, ग्रोथ पोटेंशियल किसके अंदर ज्यादा है? एक टीनेजर के अंदर ज्यादा है, बिकॉज ही इज मॉडर्न, ही इज न्यू टू द आइडियाज, ही इज ओपन टू द सजेशंस ऑफ एवरीबडी। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर होती है। सिमिलर फंक्शन आपका एक कंट्री के साथ भी चलता है। तो लेस डेवलप्ड कंट्री की यहाँ पर बात की गई है, जैसे कोई भी इंडिया है हमारा, वो एक डेवलपिंग नेशन है, और भी बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस हैं, तो वहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इंडिया में कितना ग्रोथ का पोटेंशियल है, चाइना जो है हमारे अंदर कितना जो है इन्वेस्ट करता है, सिमिलरली यूएसए हमारे अंदर बहुत इन्वेस्ट करता है। इस तरह की चीजें हैं। और इंडिया अपने से लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करता है, नेपाल में इन्वेस्ट करता है, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान में भी किसी ना किसी तरह की इन्वेस्टमेंट वो करता रहता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके रखने वाली बात है। A foreign investment should be supportive of the progress of economy, development of industry and prosperity of people। तो आइए देखते हैं कुछ फीचर्स रेजिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, बाहर से पैसा आ रहा है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट तो बढ़ी रहा है ना, उसे जो न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे राइट इन्वेस्टमेंट हो, मतलब ये जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश जो एक पॉजिटिव टर्म है, तो वो जब हमारे देश में आता है तो हमारा जो ओवरऑल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारे खुद की चीजों में करने का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसका स्तर अपने आप बढ़ जाता है।
अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल वही बात है। टेक्नोलॉजी आज जिसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वही नेशन सबसे सुपीरियर कंसीडर किया जाता है, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो। इस तरह की जितनी एक नेशन की जो आज आइडेंटिफिकेशन एक इंडिकेटर रह गया है वो बन के रह गया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जितना नेशन आपका टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा उतना ही वो बाकी नेशंस के साथ जो है compete कर पाएगा और सुपीरियर बन पाएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी बाइज यू टाइम, टेक्नोलॉजी इज योर कन्वीनियंस। आपके पास कन्वीनियंस होती है। आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि पहले आपको 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में लग जाता था, लेकिन आज ऑनलाइन के जमाने में आपका वो 2-2.5 घंटे का टाइम जो है बच रहा है। आप उसको कहीं और प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। आप उसके अंदर मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर का कोई और काम कीजिए, कोई पार्ट टाइम जॉब कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कुछ भी कीजिए। 2.5-3 घंटे अगर आपके दिन में बच रहे हैं एंड टाइम इज मनी, तो आपका जो है इतना सारा बेनिफिट टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो कन्वीनियंस जो है आज के टाइम में सबसे बड़ा वेपन बन के रह गया है, और कन्वीनियंस कौन प्रोवाइड करता है? टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यहां पर बताया गया है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का देखिए फीचर्स हैं यहाँ पर, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही मेंशन किए जाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि भाई ये तो वो है क्या बोलते हैं उसको, डिसएडवांटेज बता दिया। नहीं, डिसएडवांटेज नहीं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब उसका गलत इस्तेमाल करना नहीं होता, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब उसका इस्तेमाल करना होता है। इसमें वो चीज नहीं देखेंगे कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। ज्यादा हो रहा है ऑब्वियसली चीजें ज्यादा ही जरूरत से इस्तेमाल की जा रही हैं, तभी तो पॉल्यूशन और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे चीजें बनाई गई थी। बट दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। अभी फिलहाल बात करते हैं कि एफडीआई से क्या होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कोल माइन नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है हम डैम नहीं बना सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम बड़े बड़े फॉरेस्ट को जो है वो कवर नहीं कर सकते, उसके ऊपर मेट्रोज नहीं बना सकते। अब कन्वीनियंस तो बड़ी रही है ना आपके मेट्रोज बनाने से, आपके ब्रिजेस बनाने से, आपके डैम्स बनाने से, तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई। एट द सेम टाइम वो बनाने भर से जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो गलत तरीके से भी कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं, और कहीं जगह जो है उनका डिग्रेडेशन या डिटीरियोरेशन भी किया जाता है। अब जैसे मेट्रो लगानी है तो बड़ा बड़ा फॉरेस्ट कवर आपका काट दिया जाता है, विच इज अ बैड थिंग, बट एट द सेम टाइम वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमारे पास लैंड कवर अभी भी फिलहाल इतना ज्यादा बचा है कि अगर हम मान लीजिए एक जगह से 10,000 पेड़ काट रहे हैं तो कहीं पे 1 लाख भी लगा सकते हैं। अभी हमारे पास इतना लैंड मास बचा है, तो वो एक साइमल्टेनियसली ये बैक एंड पे करने वाली चीजें हो जाती हैं। बट फिलहाल जो हमें इमीडिएट नेसेसिटी है वो किसकी है? हम अपनी लोकेशन पे, हम अपनी डेस्टिनेशन पे एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंच सकें, ताकि हम अपने टाइम को मिसमैनेज ना करें, उसको प्रॉपर्ली एफिशिएंटली यूज कर सकें, उसको प्रोडक्टिवली जो है यूज कर सकें। उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, देखिए बार बार वही चीजें बात करी जा रही है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से आप ये मत समझिएगा कभी भी कि आपके बिल्डिंग्स की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपकी बिल्डिंग्स नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सब कुछ आता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो जो आपकी इकोनॉमी से रिलेट करता है, जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट का इंडिकेटर बनता है, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाया जाता है। और यहां पर बात क्या की जा रही है कि बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंप्रूव करता है, उसका डेवलपमेंट करता है। वही चीजें तो हम जब से बोले जा रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, अपने पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को जो है अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें किस लिए की जा रही हैं? इसीलिए ना, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव किया जा सके। इंप्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्कुल सही बात है। आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिट कर पाए, देखिए फॉरेन जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपके पास पैसा आता है, वो पैसे को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको वापस से पैसा मिल सके। तो आप एक्सपोर्ट्स जब अपने इंक्रीज करेंगे, वो पैसे से जो आपको बाहर से मिला है, तो आप उसकी पेमेंट भी ठीक टाइमली कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? मैंने आपको बताया था एक डेवलप्ड कंट्री उससे लेस डेवलप्ड कंट्री में इन्वेस्ट करती है, और एक लेस डेवलप्ड कंट्री अपने से लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है। कहने का मतलब यूएसए, चाइना, रशिया इन्वेस्ट कर, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपने आसपास के एरियाज, अफगानिस्तान, इन जगह इन्वेस्ट करता है, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट करता है। इस तरह की चीजें करती हैं। तो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट आपका चलता रहता है। तो कहीं से इंपोर्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो निवेश आ रहा है, और कहीं से जो है वो चीजें बाहर जा रही है, यानी कि एक्सपोर्ट होकर जा रही हैं, ताकि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका वो मेंटेन बना रहे। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस, वो आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात, वही चीज मैंने बता दी। कस्टमर्स को बेनिफिट रहता है, बिल्कुल उनको चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। आप देखिए ना, जब हमारे पास 2012-13 की बात करूं, जब शाओमी जैसी कंपनी इंडिया में नहीं आई थी, जब चाइना जो है उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना उतना खा नहीं था, तो क्या था हमारे पास मोबाइल फोन आते थे। हमको 20,000 का इतना बेकार सा फोन मिलता था, सैमसंग का गैलेक्सी वाई, ऐसे ऐसे करके। तो अब वो देखो, वो हम उस चीज के लिए जो 20,000 2013 में पे करते थे, और जो 20,000 का मोबाइल फोन हम आज यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कितना ह्यूज इंप्रूवमेंट है। वो किसकी
की वजह से है, वो एफडीआई की वजह से ही है, क्योंकि वहां की चीपर टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा इतनी कम है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन लेवल इतना बड़ा है। वो सिर्फ चाइना चाइना में सब, और चाइना अपने आप में कितना बड़ा है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। और वो सिर्फ ना चाइना में बल्कि बाहर एशियन मार्केट और यूएसए में भी सप्लाई कर रहे हैं। तो वो अपना जो बेनिफिट है वो कहां से निकालते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से निकालते हैं, कि उनकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, उनकी सेल्स इतनी ज्यादा है कि वो पर यूनिट पे मिनिमम टू मिनिमम मार्जिन भी जो है उनको चाहिए नहीं होता। जैसे शाओमी है, मैंने देखा उसके ऊपर, मैंने देखा था कि वो पर मोबाइल की सेल से जो है 2 या 3% ही मार्जिन चार्ज करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एप्पल की बात करें तो वहां पर 37% के अराउंड आप मार्जिन पे करते हैं एक आईफोन खरीदने का एप्पल कंपनी को। तो आप ये देख रहे हैं कहाँ 2-3% और कहाँ 37%। क्यों? क्योंकि जहां शाओमी या रियलमी या ओप्पो के 10 फोन बिकते हैं, वहां एप्पल का सिर्फ एक फोन बिकता है। तो उसको एक फोन में उस 10 फोन की जो है अपनी कॉस्ट रिकवर करनी पड़ती है, वो सब्सटीट्यूशन जो है वो कवर करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसका एंड बेनिफिट किसको मिलता है? कंज्यूमर्स को मिलता है, क्योंकि वो अब चीपर रेट्स के अंदर बेटर प्रोडक्ट्स जो है अवेल कराए जा रहे हैं। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू आता ही है, वो सारी चीजें यहाँ पर बता दी। उसके बाद आते हैं एडवर्स इंप्लीकेशन। कहने का मतलब है अब हम डिसएडवांटेजेस पर आ गए हैं। अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया? फीचर्स डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? एडवर्स इंप्लीकेशन, यानी कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का बुरा प्रभाव क्या पड़ता है हमारी खुद की डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और उन चीजों के ऊपर। हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ अ फॉरेन, हाँ ये देखो वही चीजें बार बार बताई जाएंगी कि फॉरेन जब इन्वेस्टमेंट या एमएनसी जब हमारी कंट्री में आती हैं तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो किन के ऊपर पड़ता है? हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर पड़ता है। उनकी कंपनीज बंद हो जाती हैं, उनका धंधा पानी चौपट हो जाता है। ये चीजें हम देखने को मिलता है। अब आपको देखने को ये चीजें कैसे मिलेगी मैं बता देता हूं आपको। जब से आर्टिफिशियल ज्वेलरी आई है तब से देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिस दिन से मार्केट में आई है, आप ये फैक्चुअली आप इसको चेक कर सकते हैं। द डे ये चाइनीज आर्टिफिशियल ज्वेलरी अराइव्ड इन इंडिया थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे गोल्ड प्राइसेस के रेट जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक प्राइमरी फैक्टर है, बट आई एम सेइंग कि वो भी एक मेजर फैक्टर है गोल्ड के प्राइसेस राइज करने के अंदर। और सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं ट्रेडिशनल अपने कल्चरल चीजों की बात करूं, जो हेरिटेज से रिलेटेड चीजें हैं, आप देखेंगे उसके अंदर जो सूरज कुंड का मेला लगता है, आप उसके अंदर देखेंगे कितनी हेरिटेज से चीजें हैं और वो सारी कितनी महंगी होती हैं। आप देख रहे हैं ना, डेकोरेटिव पीसेस, वुडन पीसेस, प्रॉपर हैंड क्राफ्टेड चीजें, वो सारी चीजें बहुत महंगी होती हैं। आप वहां पर एक मान लीजिए एक स्टूल लेने चले जाएं या कुर्सी लेने चले जाएं तो वो बहुत ज्यादा महंगी आती है। ऑन दी अदर हैंड ये कुर्सी आप देख रहे हैं 3-4 हजार की मिल जाएगी आपको। ये जो है एक बैड इंपैक्ट डालते हैं। पहले क्या था, अब वो चाहे 20 हजार की वो कुर्सी बेचे, मुझे तो वो लेनी ही वही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वही लोकल मैन्युफैक्चरर है, वही उसका प्राइस टेकर है। जैसे ही ये जो है चाइनीज ब्रांड्स आए, जी कैन आया, हमारे में गोदरेज आया, ये सारी चीजें जैसे ही इंडिया के अंदर आई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाकर इन्होंने अपने प्राइस जो है इतने कॉम्पिटिटिव चार्ज करे कि वो जो 20 हजार की कुर्सी थी वो ना लेकर, क्योंकि देखिए मोस्ट पर्पस उनका क्या रहता है, डेकोरेटिव पर्पसेस, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा है ही नहीं। जो आपके हैंडक्राफ्ट होते हैं, ये जो आपके हेरिटेज चीजें होती हैं, आप इनको अपने शोकेस में रखिए, कुछ कीजिए, लेकिन इनकी एक्चुअल रियल लाइफ डे टू डे प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। सो यू वोंट पे एनीथिंग, यू वोंट पे एक्सटेंसिव अमाउंट फॉर समथिंग दैट यू कांट यूज रेगुलरली। आप किसके लिए पे करेंगे? आप जो डे टू डे यूज कर रहे हैं, और उसके लिए आप ज्यादा प्राइस भी पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आप वो चीज जो आपको रोज यूज करनी है वो इतनी सस्ती अवेलेबल हो गई है कि अब आप वो जो एक की बजाय दो भी खरीद लाते हैं, और तब भी जो है आपको एक जो आपकी हेरिटेज चीजें हैं उनसे सस्ती पड़ती हैं वो। तो ये जो है थोड़े ऑलरेडी उनके अंदर ये नुकसान तो थे ही, एफडीआई ने उन नुकसानों को और एक्सपोज कर दिया आपके सामने, तो वो चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं कुछ कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे पता करेंगे कि किसी कंट्री में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा है या बुरा है? तो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कैसे रन करती है, रेवेन्यू से। वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? अपने पब्लिक टैक्सेस से, जो हम टैक्सेस, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। दूसरा एक्सपोर्ट रेवेन्यूज, तीसरा लाइसेंसिंग, क्योंकि लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट मोस्ट केसेस में, तो वो चीजें हो जाती हैं। फिर जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं, जो नेशनल एसेट्स हैं हमारे, उनसे टोल चार्जेस करके वो सारी चीजें। और उसके बाद क्या बच जाता है? उसके बाद हमारे पास बचता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हम करते हैं, जो हम हमारे में करता है कोई, और जिसके जो जिनमें हम करते हैं, तो उनसे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चीजें, उनसे जो है गवर्नमेंट रेवेन्यूज निकलते हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल एक्यूमुलेट होकर कहां बन जाती हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक की एनफोर्सर है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्सर है, जो पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव है, वो कितनी स्टेबल है। वो चीजें इससे डिफाइन करते हैं एफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। फिर आते हैं हम लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर, कि भाई जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कितना स्ट्रांग है, हमारा जुडिशरी कितना स्ट्रांग है। और दूसरी चीज हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल हमारा आरबीआई जो है उसकी, अब देखो मैं आपको बहुत रियलिस्टिक पिक्चर बताता हूँ। 2019 या 2020 के अंदर
जो यूएन की एक लिस्ट आती है डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन की, उसके अंदर से हमारे भारत जो देश है उसका नाम अब डेवलपिंग नेशन से भी हटा दिया गया था, वो अब एक अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर डाल दिया गया था, या सेमी डेवलपिंग नेशन के अंदर आप उसको कहें तो वो डाल दिया था। और वो इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज जो है, देखिए उनका पर्पस है कि वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेंगी, लेकिन फिलहाल अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं उनकी, तो वो बिल्कुल डिसरप्टिव किस्म की पॉलिसीज रही हैं। उन्होंने ना सिर्फ मार्केट में इंस्टेबिलिटी जो है क्रिएट करी है, बल्कि उनसे अभी तक कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकला भी नहीं है। देखिए चाहे डिमोनेटाइजेशन हो जाए, आप रातों रात जो है देश की करेंसी को इस तरह अब्रप्टली बंद कर देंगे, तो आप क्या सोचते हैं उससे क्या होगा? कोई बेनिफिट रिजल्ट नहीं है। डीमोनेट, आप इकोनॉमिक्स की भाषा में जाके देखिए, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर पढ़िए, आप ऑक्सफोर्ड के पढ़िए, आप एमआईटी के पढ़िए। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा इकोनॉमिक स्टेप है जो सबसे वर्स्ट कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ये सबसे लास्ट स्टेप होता है इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने का, और इंडिया में उस वक्त तो इंस्टेबिलिटी थी ही नहीं, उसके बावजूद ये स्टेप लिया गया। ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए हुआ नहीं हुआ, तो एक टोटल फेलियर। उसके बाद जीएसटी ऐसे अब्रप्टली इंप्लीमेंट किया गया। तो इंप्लीमेंट करने के तरीके होते हैं, चीजों को आप ला रहे हैं तो एक फेज्ड मैनर में लाइए। इनिशियली इन चीजों पर अप्लाई करेंगे, फिर इन पे करेंगे, फिर इन पे करेंगे, और इनफैक्ट अगर आपको करना है तो आप एक न्यूट्रल ग्राउंड्स पर उसको अप्लाई कीजिए। आपके जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग रिसोर्सेज हैं, आप उनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो एक ऐसा टू वे सिस्टम बनाने की जरूरत क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती है, और किसी भी इकोनॉमिस्ट को भी नहीं समझ में आती है। आप किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट के पास जाइए, उससे पूछिए कि ये जो चल रहा है, ये जो स्टेप्स लिए गए थे बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितने इकोनॉमिकल जो है रहे थे, कितने उसके लिए इंप्लीकेशंस उसकी क्या रही थी, तो वो आपको अच्छे से डिटेल में बताएगा कि भाई ये चीजें कितनी नेगेटिव इंपैक्ट और डिसरप्टिव इंपैक्ट हमारे नेशन के ऊपर लेकर आई हैं। और यही हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। आरबीआई क्या हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, रातों रात वो आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलकर देश की करेंसी को एकदम से बंद कर दे, तो ये इम्पैक्ट, ये एक नेशनल इमेज की भी बात आ जाती है। ये बहुत बुरे इफेक्ट है, और ये किसके वजह से होते हैं? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से होते हैं। क्यों होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए फॉरेन पैसा आ रहा है तो इनको यूं लगता है कि हमारे पास एक अच्छा खासा रिजर्व है, अगर हम अपने नेशन का पैसा एकदम से बंद कर देंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक रिजर्व है जो हम इमीडिएट इफेक्ट में ला सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। दीज आर ऑल थ्योरेटिकल थिंग्स। देख ले, मैं बताता हूं फिर से, मैं बोल रहा हूं बार बार कि जो assumptions आती हैं वो assumptions उस थ्योरी की, उस लॉ की लिमिटेशंस भी बनती हैं। कोई भी थ्योरी 100% ग्राउंड लेवल पर रियलिस्टिकली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं सारी। ये जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, एबिलिटी टू रिफर, ये फ्री ऑफ मार्केट ऑफ करेंसी, दीज रूल्स रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द होस्ट कंट्री रिगार्डिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। फिर आता है साइज ऑफ मार्केट, कि मार्केट का साइज कितना बड़ा है। प्राइसेस और एक्सचेंज रेट की हमारे जो, जैसे एक्सचेंज रेट है डॉलर का है, आए दिन फ्लक्चुएट होता है, कभी मेजर फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी मेजर जो है करेक्शंस होती हैं, उस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। हम अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। मेन जो है हमारा फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। Foreign exchange control was first introduced in September 1939 under Defense of India rules। तो ये रूल है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, सितंबर 1939 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को इस रूल के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा, जो फेमा से पहले आया था, वो 1974 में इंट्रोड्यूस किया था, सॉरी 1947 के अंदर, प्री इंडिपेंडेंस, वहां पर इंट्रोड्यूस किया था। दिस वाज लेटर रिप्लेस्ड विद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। तो अब क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया एक अमेंडेड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 में। उसके बाद फेरा जो है बहुत स्ट्रिंजेंट था, उसके अंदर आपको रेगुलेशंस, उसके अंदर जो है ना, देखिए बात फेमा और फेरा की जहां पर आती है ना, तो वहां पर मुद्दा खड़ा होता है रेगुलेशन और मैनेजमेंट को लेकर। देखिए सिमिलर, अगर आप अभी रिसेंट न्यूज अगर पढ़ रहे हैं तो आपने देखा है कि ये विंटर सेशन के अंदर एक काफी बड़ा मुद्दा क्रिएट हुआ था, किसको लेकर? क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और भारतीय गवर्नमेंट की एक बहुत पुरानी आदत रही है, वो चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी की या कांग्रेस की, थ्रू आउट द हिस्ट्री, वो चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे और कोई पार्टी रही हो, इनको जो चीज नहीं समझ में आती, ये उसको समझने की बजाय उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। और रेगुलेट कैसे करते हैं? उस पर बैन लगाकर। इनकी बहुत बहुत एकदम से यूं कहूं इतना वेग माइंडसेट है चीजों को लेकर। थ्रू आउट द हिस्ट्री ये देखने को मिला आपको, ये सिर्फ अभी रिसेंट चीजें नहीं है, ये थ्रू आउट हिस्ट्री, आप इंडिपेंडेंस से लेकर और अब तक जितने भी साल हुए हैं उठाकर देखिए, यही देखने को मिलेगा। इनको जो चीज नहीं समझ में आती, उस चीज को समझने की बजाय, उससे उसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस लेने की बजाय उसके ऊपर रेगुलेशन लगाते हैं, और रेगुलेशन क्या होती है? अक्सर बैन कर देने की। सिमिलरली आपका जो है ये
जो ड्रग्स के केस में किया गया है, देखिए ओपियम इस तरह के जो ड्रग्स हैं आपके, ये जो सॉफ्ट ड्रग्स होते हैं, ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं मोस्टली फॉरेन कंट्रीज के अंदर, लेकिन इंडिया में ये चीज समझ नहीं आती, उससे इंडियन का जो इकोनॉमी है उसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा, उसको बैन लगा दो। ये चीजें करते हैं, बजाय कि देखिए बैन लगाने से आप उसको उल्टा और इलीगली सप्लाई करने पर मजबूर करते हैं। इंस्टेड अगर आप उसको मैनेज करें तो आप उसको प्रॉपरली रेगुलेट कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली अपने सुपरविजन के अंदर जो है, जैसे आप देखिए ना, आप जब डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कह दे कि भाई मैं ये दवाई तो दे दूंगा बट बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दूंगा। तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर रेगुलेशन है, वहां पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट करी गई है कि भाई दवाई तो मिल जाएगी आपको कमर्शियली, लेकिन पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव आपका कंट्रोल रह सकता है चीजों के ऊपर, आप उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव पकाती है, वो उनसे उसको सिर्फ एक चीज समझ में आती है, ये चीज जो है डिस्टेबलाइज कर देगी हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को, इसको बैन कर दो उठा के। सिमिलरली इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज के साथ किया था, इनको फॉरेन एक्सचेंज समझ, इन्होंने एफडीआई ओपन कर दिए चैनल, और इनको फॉरेन एक्सचेंज फिर समझ नहीं आया, क्योंकि वहां से ओवर फ्लडिंग हुई, पैसा इतना, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन था उस वक्त, इंडिया जो एक हॉट टॉपिक भी बना हुआ था, और इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सारी अपनी जो है मैन फोर्स, अगर मैं बात करूं यानी कि सोल्जर जो है वो भी सप्लाई करे थे। तो इंडिया एक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ था, फॉरेन जो नजरों के अंदर था, वो एक बहुत जो है इस वक्त गर्मा गर्मी का माहौल बना के रखा था इंडिया ने, एक अच्छा नेशन कि इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो छीन ली है, पाकिस्तान डिवाइड कर दिया गया है, इस तरह की चीजें जो है। तो न्यूज के अंदर, फॉरेन न्यूज के अंदर इंडिया की छवि जो थी उस वक्त वो काफी ज्यादा फैली हुई थी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है जब इन्होंने खोली तो ये जो है बहुत ओवर फ्लडिंग जो है वहां पर हो गई थी, इनको समझ नहीं आया उस फ्लडिंग को कंट्रोल कैसे करना है, कहां एलोकेट करना है, क्या नहीं करना है। इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लगाया 1973, और उसको जो है लिमिट लगा दी कि भाई इस सेक्टर के अंदर 10% ही अलाउड करेंगे, उस पर 25 करेंगे, इसके ऊपर 20 करेंगे, किसी के ऊपर कुछ करेंगे। ये लिमिट्स लगानी इन्होंने स्टार्ट कर दी, और जैसे इन्होंने लिमिट्स लगाई, लोगों ने जो ओवर फ्लडिंग की थी वो पैसा वापस निकालना शुरू कर लिया। उन्होंने दिख गया कि भाई इंडिया के तो जो कदम है वो ठीक दिख नहीं रहे हैं, ये तो लिमिट्स लगानी, ये तो रिस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी। और वो किया, एक तरफ यूं भी था, उसका पहलू ये भी था कि एकदम से ओवर फ्लडिंग होने की वजह से जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा, और उस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो ऑलरेडी बहुत वीक थी। तो जो पैसा हमारे पास था वो किन की वजह था, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की वजह से था, और अगर उनकी भी हम जेब काट लेंगे, उनके ऊपर भी अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मार डाल देंगे तो होगा क्या, कुछ भी नहीं। वो लोग हमको जो है, वो लोग भी हमसे जो है सरकार से मुंह फेर लेंगे। तो उस तरह की चीजें थी, तो बहुत सारे पहलू थे, उन सबको मद्देनजर रखते हुए स्टेप्स लिए गए थे, गलत नहीं थे बट हाँ अच्छे भी नहीं थे, मतलब बैलेंस नहीं कर पाए चीजों को, कुछ चीजों को यहाँ पर हुआ था। उसके बाद फेमा आ गया 1991 में एक्ट के थ्रू कि भाई अब रेगुलेट नहीं करना हमको, अब हमें कोई चीज बैन या रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी, अब हम उसको मैनेज करेंगे। यहाँ पर जो है सरकार अपनी समझदार होगी, उसको समझ में आ गया कि वी नीड एन ओपन माइंड टू थिंक अबाउट जो है चीजें। और उस इकोनॉमिक्स, उस वक्त हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो शायद अपने मनमोहन सिंह जी भी थे, तो थोड़ा अच्छे हाथों में उस वक्त ये चीजें थी, तो हम उनको समझ में आता था कि किस तरह चीजें करी जानी चाहिए। तो उन्होंने जो है रेगुलेशन को बंद कर दिया, रिपील किया उस एक्ट को, और मैनेजमेंट को लेकर आए कि यहाँ पर अब चीजों को रेगुलेट या बैन करने की जरूरत नहीं है, हम कोई यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एक यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी ना परफॉर्म करके एक मैनेजरियल रोल परफॉर्म करेगी कि भाई तुम कर लो, मार्केट को फ्री छोड़ा हमने, 100% एफडीआई जो है हम अलाउ कर देंगे आने वाले टाइम में, फेज मैनर में ये काम किए गए, लेकिन हम जो है आपको रेगुलेट नहीं कर रहे, आप कीजिए अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कीजिए, हम बस आपको यहाँ पर एक मैनेजरियल पोस्ट पर बैठा के रख रहे हैं, मतलब हम बैठे ही रहेंगे, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो गलत हम आपको करने नहीं देंगे। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर की गई। ट्रांसफर ऑफ पैरा टू फेमा, ये मैंने आपको सारा हिस्टोरिकली बता दिया है कि कैसे कैसे जो है चीजें हुई, आपको रियलिस्टिक ग्राउंड पे समझा दी गई है, आप इसको बट तो ये सारे सेक्शंस जो है सब दिया हुआ है। सेक्शन 13 ऑफ पैरा प्रोवाइड फॉर, मैंने बताया ना फेरा में क्या था, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, रिस्ट्रेंट्स लगाए गए थे। सेक्शन 25 रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन रेजिडेंट होल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि कोई भारतीय नागरिक बाहर, इंडिया से बाहर लैंड प्रॉपर्टी तक भी नहीं खरीद सकता। आज है ऐसा, नहीं है ऐसा, फेमा के बाद ये सब चीजें हटा दी गई थी। आपको जहां जमीन खरीदनी है आप खरीदो, और जहां जिसको इंडिया में लेनी है वो भी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पर कर दी गई थी। आइए डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ फेमा इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड। फैसिलिटेट करना है, उसको प्रमोट करना है एक दायरे में रहकर, एक गुड पॉजिटिव सर्कल में रहकर। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चीजें जो गलत हो रही हैं वो होने देनी, एक्सप्लॉयटेशन होने देनी, नहीं नहीं, बाय लॉ ही होगा सब कुछ, वो दायरा कानून का ही बना के रखेंगे, बट उसको प्रमोट करेंगे, उसको फ्री फ्लो करने देंगे।
और फेरा क्या था, वो रेगुलेटरी था, वो रेगुलेट करता था हर चीज के ऊपर, रोका टोकी करता था, वो सारी चीजें यहाँ पर। द ऑब्जेक्ट फेरा टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज एंड टू प्रिवेंट मिसयूज, द ऑब्जेक्ट फेमा टू फैसिलिटेट। तो आप देख रहे हैं ना, एक तो कंजर्वेटिज्म है, एक फैसिलिटेट है, तो वो चीजें मतलब एक होता है नैरो माइंडेड अप्रोच, तो फेरा की क्या थी, नैरो माइंडेड अप्रोच थी, मैं तो बस सेविंग करूंगा, बैंक में डाल दूंगा, अपनी जेब में रखूंगा। और फेमा क्या था, मैं इन्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा, ज्यादा इंटरेस्ट कमाऊंगा, किसी दूसरे कंपनी की भी हेल्प होगी इससे। तो ये एक ओपन माइंडेड और नैरो माइंडेड वाले अगर कॉन्सेप्ट को आप लेकर समझें इन चीजों को, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप देखते हैं व्हाट इज फेमा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 इन इंडिया वाज रिपील्ड ऑन जून 2000। मतलब फेमा जो आया वो 1999 में आया, ठीक है, एनेक्टेड इन, ये तो वो बता रहे हैं फेरा के बारे में। फेरा हैड अ कंट्रोवर्शियल 27 ईयर स्टेंट। ये देखो, ये जब तक रहा तब तक कंट्रोवर्सी में रहा, क्योंकि ये वही बात है, जो चीज जिसको समझ में आए उस ऊपर इन्हें लिंक्स लगा दी कि भाई हाँ ये ठीक है, ये 25% तक अलाउ कर देते हैं, ताकि लोकल ट्रेडर्स का भी है इंटरेस्ट बचा के रखा जा सके, क्योंकि सरकार उस वक्त लोकल ट्रेडर के भरोसे बैठी थी। और जो फेमा था वो क्या था, वो ओपन एंडेड है कि भाई तुम कमाओ। बल्कि अब लोकल ट्रेडर्स में भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करवाती है, एमएसएमईज के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स करवा रही है, वो किसके थ्रू करवा रही है, वो एज अ फैसिलिटेटर का रोल जो है प्रोवाइड करती है कि ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, वो डायरेक्टली ना लगाकर मार्केट में वो हमारे पास आए, हम जो है उसको बता देंगे कि भाई देख ये सेक्टर में ज्यादा जरूरत है, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इस सेक्टर में अपना जैसे अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सेक्टर है, सोलर एनर्जी है, उसके अंदर अब आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको गवर्नमेंट आगे से बोलते हैं कि सब सोलर पावर प्लांट लगवा लो। इस तरह की चीजें जो है करवाती है। सिमिलरली फॉरेन में से भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको ये बोलेगी कि भाई ये सेक्टर्स हैं आपके लिए जो पोटेंशियल सेक्टर बन सकते हैं आपके पैसे के लिए। तो वो चीजें हैं, एक मैनेजरियल रोल जो है मैनेज करने में मदद कर रही है इंस्टेड ऑफ रेगुलेट करने में। ये सारी चीजें ही बताई गई हैं। स्कोप है, फेमा प्रोवाइड्स फ्री ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और मे बी इम्पोज्ड। तो हमारे दो अकाउंट होते हैं, जो अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके अंदर दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो ये फेमा क्या प्रोवाइड करता है, फ्री फ्लो है भाई करंट अकाउंट के ऊपर, यानी कि जो नॉन कैपिटल नेचर की चीजें होती हैं वो आप अपने फ्री फ्लो में कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाएंगे। आरबीआई कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव नेचर की है, उसके ऊपर आरबीआई कंट्रोल रखता है। कंट्रोल ओवर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, तो ये सारी चीजें जो है एजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब क्योंकि यहाँ पर कानून के दायरे में रहकर हमको ऑपरेशंस करने हैं, तो अगर कोई कानून तोड़ता है, उल्लंघन करता है उसका, तो उसकी जो है जुडिशरी में जाकर रिपोर्ट भी की जाती है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन लाइक ऑथराइज्ड मनी चेंजर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत बेसिक सी हैं। मैंने आपको हिंदी के अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड सब समझा दिया है। बस आपको अब करना क्या है, आपको ये करना है कि इसको जो है अपने आप से एक दो बार रीड कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर रहे तो मैं वो रीड भी करवा दूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं ही इसको इंग्लिश में पढ़ा दूं तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। FEMA envisages that the RBI will have a key role in management of foreign exchange, control over dealing in foreign exchange by giving journal or special permission for dealing in foreign exchange। कहने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज में कंट्रोल करना, उसको डील, उसकी डील को जो है कंट्रोल करना, और एक जर्नल की मतलब एक तो जर्नल परमिशन है, एक स्पेशल परमिशन है, वो देना। किसको जर्नल परमिशन देनी है कि भाई तू जनरली ट्रेड कर सकता है, और किसको स्पेशल प्रिविलेज जो देने हैं कि भाई तू एक स्पेशल बंदा है, तेरे को स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। स्पेसिफाइंग कंडीशन फॉर पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, आरबीआई करता है काम। Regulate, prohibit, restrict the following issue: transfer or issue of foreign security to resident and security to non resident। कहने का मतलब क्या है, कोई फॉरेन सिक्योरिटी है तो उसका रिस्ट्रिक्ट करना है। क्या रिस्ट्रिक्ट करना है उसका, कि भाई जो नॉन रेजिडेंट्स हैं या रेजिडेंट्स हैं उसको जो है फॉरेन सिक्योरिटी नहीं देनी, और इंडियन सिक्योरिटी किसी नॉन रेजिडेंट को देनी, मतलब बाहर की सिक्योरिटी इंडियन रेजिडेंट को नहीं मिलनी चाहिए, और यहाँ की सिक्योरिटी किसी फॉरेन रेजिडेंट को नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिले तो वो एडीआर या जीडीआर के थ्रू मिलनी चाहिए, या प्रॉपर जो एक्सचेंजेस हैं उनके थ्रू मिलनी चाहिए। बोरोइंग एंड लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और टू अ फॉरेन, ये सारी चीजें जो है ये इशू करी है रेगुलेशन, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कहाँ होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है कि भाई ये चीज अलाउड ही नहीं है। यहाँ पर गाइडलाइंस इशू करी गई हैं कि अगर है तो कितना है, कितना करना है। अगर मान लीजिए अलाउड भी है तो वो कितने परसेंटेज अलाउड है। अभी तो फिलहाल 100% ये चीजें की जा सकती हैं, और अगर 100% भी है तो किसके थ्रू करना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही ट्रेड कर रहे हो, मैंने फेसबुक पे एक अमेरिकन दोस्त बना लिया, वो अपनी यहाँ पे मेरे को शेयर बेच रहा है, मैं उसको वहां बेच रहा हूँ। ऐसा मत करो, एक्सचेंज के थ्रू करो, प्रॉपर रेगुलेशंस के थ्रू, मैनेजरियल जो बॉडीज बनाई हैं आपकी, ब्रोकर्स बैठे हैं, उनके थ्रू आप ये चीज करो अच्छे से। ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपार्टेशन इन केसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 आइए देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं मेंशन किया हो
दिस कवर प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू करी गई हैं, एग्जाम्पशंस दी गई हैं कि कितनी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आपके पास एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे होनी चाहिए। और इनफैक्ट अब तो क्या फॉरेन एक्सचेंज क्या, अब तो हमारे पास कैश को लेकर ही काफी ज्यादा वो आ चुकी हैं, गाइडलाइंस आ चुकी हैं। यहाँ पे एक टाइम पे जो है एटीएम से इतना ही कैश निकलवा सकते हैं, आपके पास इतना कैश होना चाहिए, आप बैंक में इतना ही कैश एक बारी में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो अब जब इंडियन डोमेस्टिक करेंसी को लेकर इतनी गाइडलाइंस है, तो फॉरेन करेंसीज को लेकर तो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत गाइडलाइंस लगानी बनती थी। ऑथोराइज पर्सन कौन होने चाहिए? टुडे द रुपी इज कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, दिस मींस ऑल करंट इनकम इंक्लूडिंग रेंट डिविडेंड इज रिपाट्रिएबल इवन इन केसेस व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट। तो यही कह रहे हैं कि भाई जो आपका करंट अकाउंट के ऊपर जो आप यानी कि डे टू डे बेसिस के ऊपर जो इनकम्स एंड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं इंडियन नेशनल्स के द्वारा, इंडियन सिटीजन के द्वारा, वो करंट अकाउंट में ही आते हैं। तो वो जो है आप अपनी उसके ऊपर जो आप इनकम लगा रहे हैं, करंट इनकम, यानी कि देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर तो प्रिंसिपल अमाउंट आता है, और जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड उसके जो सब्सिक्वेंट आपकी इनकम्स है या एक्सपेंडिचर है वो कहाँ आएंगी? करंट अकाउंट के अंदर आती है। तो करंट अकाउंट में जितनी भी आपके एक्सपेंसेस या इनकम है आप उसको इमीडिएट कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। जैसे यूट्यूब से होने वाली अगर इनकम है तो उसके अंदर पूछते हैं ना कि आप आईएनआर में लेना चाहेंगे, डॉलर में लेना चाहेंगे, तो वहां पर वही कन्वर्जन चार्ज लगाते हैं, पॉइंट कुछ मी अगर सा चार्ज होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। वो जैसे ही लगा देते हैं तो वो अपने आप कन्वर्ट हो गए। तो वो क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। नेशनल, अगर मान लीजिए मैं नेशनल रजिस्टर्स को चेक करूं तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही है? यूट्यूब एक फॉरेन कंपनी है, मैं एक इंडियन नेशनल हूं, या कोई भी एक इंडियन नेशनल है, उसको यूट्यूब से इनकम हो रही है, तो यूट्यूब उसको पैसा भेज रहा है, तो वो किसके थ्रू भेजेगा? वो करंट अकाउंट के थ्रू ही भेजता है। ये सारी चीजें बता दी हैं। एक्सपोर्ट गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आइए देखते हैं कि एक्सपोर्ट में क्या चीजें हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस भी हैं। एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर इन फिजिकल फॉर्म और थ्रू एनी अदर फॉर्म ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया अदर देन नेपाल एंड भूटान शैल फर्निश टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी a declaration in one of the form set out in the schedule। तो शेड्यूल दिया गया है इसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2000, इसके अंदर जो है आपको एक शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल के तहत आप नेपाल और भूटान को छोड़कर अगर कहीं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी गुड का या किसी सॉफ्टवेयर का यानी सर्विस का, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सर्विस का, एक फिजिकल फॉर्म के अंदर, तो आपको जो है इधर डायरेक्टली फर्निश्ड स्पेसिफाइड अथॉरिटी, यानी कि एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी है, एक ऑथराइज्ड पर्सन है, जिसको आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ेगी जो इस रेगुलेशन के किसी शेड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड है। 21 दिन के अंदर आपको वो देनी है। पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी की, भाई फॉरेन करेंसी कितनी है, नहीं फॉरेन कॉइन्स विदाउट लिमिट कितना भी कर लो, वो चीजें यहाँ पर दी गई है। Realization and repatriation of foreign exchange. A person residing in India to whom any account of foreign exchange is due or has accrued shall take all reasonable steps to realize and repatriate to India such foreign exchange within such period। कि मतलब अगर कोई एक इंडिया का सिटीजन है जो इंडिया में रह रहा है और उसके फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के अंदर कोई ड्यू है या कोई अमाउंट अक्रूड हुआ है, तो वो कोशिश करे कि उसको जल्दी से जल्दी जो है मटीरियलाइज करे, रियलाइज करे, उसको ड्यू मत खड़ा रहने दे, अक्रूड मत खड़ा रहने दे, उसको रियलाइज कर ले। और जो है ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। एग्जाम्पशन क्या है? पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी बाय एनी पर्सन अप टू सच लिमिट एज आरबीआई में स्पेसिफाई वो अनलिमिटेड है। फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और अप टू लिमिट विच में स्पेसिफाई। तो यही चीजें यहाँ पर दी गई हैं, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ये आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं जो कैपिटल नेचर की होती हैं, जो जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उस तरह की सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं जो कैपिटल नेचर की होती है। जैसे आप अकाउंटेंसी में कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, कैपिटल नेचर की इनकम पढ़ते हैं, सिमिलर फंक्शन यहाँ पर है। जो आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपकी एसेट और लायबिलिटी को चेंज कर दे, कोई भी ऐसी इनकम जो आपके एसेट और लायबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, वो सारी यहाँ पर आ जाती है। ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी, ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी, यानी बोरोइंग और लेंडिंग। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो जो आपकी एसेट को चेंज करे। कैश क्या है? आपका एसेट ही तो है। सिक्योरिटीज क्या आपकी एसेट है। तो आपके कैपिटल एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटीज के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बदलाव ला रही है तो वो ट्रांजैक्शन किसके अंडर आती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएगी। और इसके जो सब्सिक्वेंट चीजें हैं, जो डेली बेसिस की चीजें हैं, वो कहाँ आती हैं? करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। रेगुलेशन है एनी क्लास और क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दैट आर परमिसिबल द लिमिट अप टू व्हिच शुड बी फॉर सच प्रोवाइडेड आरबीआई शैल नॉट इंपोज एनी रिस्ट्रिक्शंस, वो है नहीं। ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी बाय पर्सन, ये बताया कि कौन कौन कर सकता है, कौन कौन रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्या नहीं है, ये सब बता दिया है इन्होंने।
फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। नो रिस्ट्रिक्शन अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक आरबीआई खुद स्पेसिफाई नहीं करता तब तक करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये सब्सिक्वेंट खर्चे हैं, डे टू डे बेसिस पे किए जाने वाले जो रेगुलर खर्चे होते हैं या इनकम्स होती हैं वो यहाँ पर आएंगी। तो ट्रांजैक्शन बताया है, देखिए पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, पेमेंट ड्यू इन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन तो वहीं आ जाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है एसेट में, लोन कहाँ आता है लाइबिलिटीज में, वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। और उनसे रिलेटेड जो खर्चे हैं जैसे इंटरेस्ट है वो कहाँ जाएगा, आपका करंट अकाउंट में आ जाएगा। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, मान लीजिए आप हैं, आपका कोई भाई है कनाडा में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो आपको कुछ हर महीने या कुछ टाइम टू टाइम पैसे भेजता रहता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया से, वो रेमिटेंस कहलाई जाती है। वो चीज़ें हैं। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल को लेकर कोई एक्सपेंस किया है, एजुकेशन किया है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब दो तरह की डेफिनेशन होती है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव होती है जो जितनी प्रोवाइड कर दी गई उसके अंदर उतनी ही चीजें आएंगी। इंक्लूसिव का मतलब है कोई नई चीजें अगर फ्यूचर में डेवलप की जाती हैं, आती हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएंगी, यानी कि एक फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा, कोमा पे ये डेफिनेशन छोड़ दी जाएगी। तो वो चीजें यहाँ पर दे दी, सब प्रोवाइड किया गया इतनी बढ़िया तरीके से। एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज, क्या क्या एनफोर्समेंट अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं इन चीजों को लेकर फैमा के अंदर जो आती हैं, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी क्या है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो लगाया गया है, ईडी जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा ईडी का नाम, जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, ईडी जो है बड़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो बड़े चर्चाओं में रहता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। तो वो ये सारी ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। पेनल्टीज क्या क्या है वो है। डिपार्टमेंट एडजुडिकेशन क्या है, मतलब अगर आप वायलेट करते हैं कोई लॉ को तो आपको जो है किस तरह की जुडिशियल फोर्सेस का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह के लॉ जो है पेनल्टीज हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। समनिंग विटनेस एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, रिक्वायरिंग डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। ये पिछले 1 साल से हमारे न्यूज के अंदर इतनी रेगुलरली दी जा रही हैं कि अब इनको जिनको नहीं पता उनको भी ये चीजें पता है। पेनल्टी क्या है, पेनल्टी देख लेते हैं। 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है अमाउंट, अगर क्वांटिफाइबल नहीं है, और अगर और इसको एक्सटेंड करना है तो 5,000 रुपए पर दिन के भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं। ये आपका समरी है। पहले फेरा था 1947 में आया था, उसको एक्ट बना दिया था 1973 में, उसको रिप्लेस 27 ईयर तक वो ऑपरेट रहा था, कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन था, उसके अंदर रेगुलेट करने की बात की गई थी, स्ट्रिक्ट था बड़ा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी, बड़ा रोक टोक किया जाता था। उसके बाद 1999 में फेमा आ गया था, 2000 में फेमा इनेक्ट कर दिया गया था। उसके अंदर मैनेजीरियल फंक्शन जो है परफॉर्म किया गया था, उसके अंदर एक फैसिलिटेटर फंक्शन, एक इंटरमीडिएट की तरह जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है रोल परफॉर्म किए गए थे। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। आपका फेमा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, ये दोनों चैप्टर जो है कवर हो चुके हैं। अब इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ये सारे चैप्टर्स मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं। आपको कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मैं जैसे ही ये खत्म होता है इसके भी पीवाईक्यूज आपको करवा दूंगा। अभी अपना क्या नाम है जो शाम का सेशन है उसके अंदर मैं स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यूज अरेंज करता हूं। तब तक आप इन चीजों को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।